नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला बढ़ता जा रहा है और बढ़ने के साथ ही और बीजेपी और आरएसएस के बीच यह दूरियां बढ़ती जा रही हैं और दोनों ही पार्टियों के भीतर इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तकरार चल रही है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अब खुले आम विद्रोह की खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद वहां एक हिंसक प्रदर्शन किया गया, बल्कि अभी भी वो विरोध प्रदर्शन लगातार वहां पर जारी है। उसको लेकर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के भीतर चल क्या रहा है। बहुत सारे और भी उदाहरण है। इधर बांकीपुर में, बिहार के बांकीपुर में जब बाई इलेक्शन जहां होने हैं वहां बीजेपी को अपना कैंडिडेट बदलना पड़ गया। तो अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के भीतर जो आंतरिक संघर्ष चल रहा था अब वो सड़कों पर आ गया है, उसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इधर बीच और आरएसएस की बैठक जो चल रही है इसी पर मंथन करने के लिए चल रही है कि चढ़ावा चोरी को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं आरएसएस की भूमिका पर, बीजेपी की भूमिका पर, कई नेताओं के ऊपर सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए, उनसे कैसे उनको कैसे टैकल किया जाए। तो ये सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं। और इधर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने एक बार फिर तहलका मचा दिया है और उन्होंने कहा है कि ये बेहद शर्मनाक है जिस तरीके से अयोध्या में श्री राम मंदिर को लूटा गया है। नृपेंद्र मिश्र ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले भी कहा था कि ये चोरी नहीं है, ये तो डकैती है, और उनके उस बयान को लेकर काफ़ी चर्चाएं तब से लगातार हो रही हैं। और वो अपने बयान पर कायम ही नहीं है, बल्कि अब आज उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ये बेहद शर्मनाक है। और शर्मनाक होने के बावजूद जिस तरीके से इसको एक तरीके से ढकने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इस समय। लगातार एक के बाद एक खबरें अयोध्या से आ रही हैं। नृपेंद्र मिश्र ने आज क्या कहा है, वो जब वहां पहुंचे हैं बैठक में शामिल होने के लिए, मंदिर निर्माण समिति की बैठक थी, उसमें उन्होंने ट्रस्ट की भूमिका को लेकर और भी जो कुछ वहां पर हुआ है उसको लेकर क्या कहा है, पहले उनको सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इस कार्यक्रम में बात करते हैं कि अयोध्या से लेकर और पूरे देश में इस समय इन सब चीजों पर बीजेपी और आरएसएस के भीतर किस तरह से आंतरिक संघर्ष चल रहा है। आप उसको आप किस नजरिए से सर देखते? नहीं, मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में, आप जानते हैं हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। जिन 8 लोगों की सर गिरफ्तारी हुई है, आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का इसके बारे में मैं कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। ट्रस्टी भी मौजूद रहेंगे? नहीं, ये तो निर्माण समिति की बैठक है। तो निर्माण समिति में एल&टी, TCE, राजकीय निर्माण निगम, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड इत्यादि के लोग आते हैं। बाबू जी, इसके अलावा राम मंदिर में CEO की नियुक्ति की बात सामने आ रही है। इसकी काफी चर्चा है, 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित हुई है। हाँ, तो वो तो होगी। ये रिकमेंडेशन एक तरीके से कहा भी था कि इस तरह नहीं, मेरा कोई भी इसमें किसी प्रकार की संस्तुति का प्रश्न ही नहीं है। ये तो एक उच्चतम स्तर की समिति बनाई गई है, उसमें आपको मालूम है न्यायाधीश उसके अध्यक्ष हैं संभवतः, वह अपना निर्णय संस्तुति सीधे ट्रस्ट को देगी और ट्रस्ट विचार करेगा। तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस घटना ने किस तरह से जो आस्थावान लोग हैं, पूरे हिंदू जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको किस तरीके से शर्मसार किया है। लेकिन जिस तरह से इस घटना के बावजूद उस घटना में शामिल यानी उस लूट कांड में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर तो फिर और भी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं और वो तो और भी ज़्यादा शर्मनाक है। अमलेंदु जी, बिल्कुल समीर जी, और यहाँ तो सीधे सीधे देखिए नृपेंद्र मिश्रा जो हैं वो मोदी जी की व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं। चूंकि जो ट्रस्ट की सवाल है, सिस्टम क्या है कि सिस्टम की खामी है, तो सिस्टम तो मोदी जी का बनाया हुआ है, तो मोदी जी के सिस्टम पर ही नृपेंद्र मिश्रा जो है वो सवाल उठा दे रहे हैं।
तो यानी मोदी जी के सिस्टम पर ट्रस्ट का सवाल है। मोदी जी के सिस्टम पर ट्रस्ट को ही ट्रस्ट नहीं है, आप ये समझ लीजिए। बिल्कुल। और ट्रस्ट पर मोदी जी को ट्रस्ट नहीं है, ये है। तो अब अगर नृपेंद्र मिश्रा भी ये कह रहे हैं कि सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से हुआ है, तो भाई सिस्टम था किसका, सिस्टम बनाया हुआ किसका था, ये भी स्पष्ट कर दो। बिल्कुल। उस आदमी से हिसाब मांग लिया जाए फिर। और बनाया गया था तो कभी उसकी कुछ निगरानी भी की गई कि नहीं की गई? निगरानी की गई कि नहीं की गई, या सिस्टम ऐसी बना के तैयार कर दिया, कैमरे लगा दिए, बस कैमरे बंद कर दिए, सिस्टम यही था बस केवल। तो ये सिस्टम में अगर गड़बड़ी है तो नृपेंद्र मिश्र खुद जो है समीर जी, अगर देखा जाए इनके बयान की कायदे से चीरफाड़ की जाए, बाल की खाल निकाली जाए, तो ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, वहां पर सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। और ये बार बार आ रही है कि सिस्टम पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट, यानी जो ये राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, इसको बनाया था प्रधानमंत्री ने। एक एक सदस्य उसमें संघ के लोग थे और वो सब प्रधानमंत्री की संस्तुति के बाद, उनकी रिकमेंडेशन के बाद उसमें आए थे। और अब ये जब घपला हो रहा है तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल उठ रहा है। और इसीलिए इस पर सवाल सीधे सीधे प्रधानमंत्री से भी पूछा जा रहा है कि जब आप हर चीज़ की क्रेडिट ले रहे हैं, मंदिर को बनाने का श्रेय ले रहे हैं, तो यहां पर जो डकैती और लूट हुई है उसका श्रेय कौन लेगा। लेकिन जिस तरीके से इसको बचाने की कोशिशें हो रही हैं लोगों को, और उसके बाद उन लोगों पर सवाल उठा रहे हैं जो लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं, उसको लेकर प्रमोद तिवारी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा बेशर्मी वाली स्थिति और क्या हो सकती है। सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी को क्या कह रहे हैं। और प्रमोद तिवारी के अलावा भी इसमें लगातार जो आरएसएस की बैठक चल रही है, वहाँ पर बेलगावी में चल रही है, उस बैठक में भी सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यही है, क्योंकि वहाँ भी ये सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं कि जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, या फिर आंदोलन से जुड़े लोग रहे हैं, उनको कैसे इग्नोर किया गया और उसके बाद वहाँ पर उन लोगों को शामिल कर दिया गया जिनका राम मंदिर निर्माण से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, जिनका राम मंदिर निर्माण से कोई मतलब नहीं, जिनका धर्म से कोई मतलब नहीं जी, वो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, उनको सबको वहाँ भर्ती कर दिया गया। और बताइए, नौकरियाँ जो हैं वो उन सबको दे दी गई स्थायी तौर पर, इस तरह की चीज़ें भी आई। तो ये जो वहाँ पर एक घपले हो रहे थे, तो इसको लेकर समीर जी, और अब सीधे सीधे आरोप तो आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी आ रहे हैं। बिल्कुल, मोहन भागवत सीधे जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो अगर ये सीधे जिम्मेदार हैं, तो इसको लेकर जो कल से शुरू हुई है 3 दिवसीय बैठक आरएसएस की बेलगावी में, वहाँ भी ये मुद्दा समीर जी प्रमुखता के साथ छाया हुआ है कि अब आरएसएस करे तो क्या करे, जान कैसे छुड़ाए इस मसले से। चूँकि ये पूरी का पूरा जो चढ़ावा चोरी का मसला है, ये अब गले की फांस जो है वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के पड़ गया है। जी बिल्कुल, तो ये गले की फांस बन गया है आरएसएस और बीजेपी का भी। और जिस तरह से अब इनके भीतर से, चाहे बीजेपी हो, आरएसएस और यहाँ तक कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है, उसके भीतर से अब इसके विरोध में आवाज़ें उठने लगी हैं। और आम लोग तो इसको लेकर नाराज़ हैं ही, बीजेपी से भी और आरएसएस से भी। अयोध्या में जिस तरह से बार बार ये सवाल उठ रहा है कि वहाँ के लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी को पहले सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से लूट से ज़्यादा शर्मनाक स्थिति वो है कि उन लोगों को बचाया भी जा रहा है और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उन पर सवाल दागा जा रहा है। राम मंदिर में जिस तरह चोरी की बात तो अब कबूल गई, लेकिन अपोजिशन पे ही स्टेटमेंट जारी हो, इस तरीके की भी बातें भी सामने आई। भाई, जब अपने को न बचा पाओ तो दूसरे पे हमला करो। कहां का मुद्दा उठाया है, दुनिया जानती है, मैं अवध को जानता हूं। वहां पे महंत ज्ञानदास थे, उनकी हासिम अंसारी पैरोकार से दोस्ती थी। उन्होंने अपने आप बुलाया, रोजा इफ्तार कराया, विवादित जमीन पे, बाउंड्री के अंदर कराया, कहीं सीढ़ियों पे नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी है, राम जन्मभूमि का मुद्दा हटा दो तो ये लड़खड़ा के गिर जाएंगे। ये चुनाव ही नहीं लड़ सकते। 2 जगह चुनाव हो रहा है, बांकीपुर में 24 घंटे में कैंडिडेट बदल दिया। यहां नरोत्तम जी को नहीं लड़ा पा रहे। भाजपा आदी है झूठे आरोप लगाने की। मैं तो कहता हूं कि बहुत से लोगों ने कोशिश की। एक हाई कोर्ट के जज मेरे दोस्त थे, उन्होंने बातचीत कराने की बड़ी कोशिश की। तो ये जो महंत ज्ञानदास ने किया था और जिस जमीन पे किया था उस पर मुकदमा चल रहा था।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं क्या कि अगर आपके पास आप खुद अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं और ये चोरी और डकैती वो भी राम मंदिर के भीतर आपने डकैती की, आप उसका बचाव क्या करेंगे? हर चीज़ वहाँ पर कैमरे में साफ दिखाई पड़ रही है, तो दूसरों के ऊपर आप दोषारोपण शुरू कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर है, प्रमोद तिवारी उसी की बात कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर इफ्तार हुआ था, उसी बात को लेकर कह रहे हैं हाँ प्रमोद तिवारी की हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नहीं, वो विवादित जमीन पर हुआ था। लेकिन उनको कहने में क्या जा रहा है? और अमलेंदु जी, ये हमारे दर्शकों को भी पता होगा कि जो जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था, तो जो उसके मुख्य पैरोकार थे हाशिम अंसारी और जो इसके इधर से मुख्य पैरोकार थे, ये दोनों लोग एक ही रिक्शे से पैरवी करने के लिए साथ जाते थे, मिसालें दी जाती थी। वहाँ के जो पुजारी थे लालदास बने, तो उनका इंटरव्यू लिया था 90 के दशक में, जिस समय एकदम पीक पर था। लखनऊ हाई कोर्ट में उस समय उसने सुनवाई थी, तो मैं पहुंचा था, तो वहाँ मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। और बाद में उन पुजारी जो लालदास थे, वो चूंकि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के विरोधी थे कि ये सब जो है इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं और ये इसको लूटेंगे, तो बाद में उनकी हत्या हुई और आज तक पता नहीं चला वो हत्या क्यों हुई, किसने करी। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। आपको याद होगा कि बड़े पत्रकार थे स्वर्गीय शीतला सिंह जी, उनकी एक किताब है कि किस तरीके से शहाबुद्दीन और अशोक सिंघल के बीच समझौता हो चुका था और उसकी घोषणा होने वाली थी। और जब वो देवव्रत से जाकर मिले, तो देवव्रत ने उन्हें अशोक सिंघल को हड़का दिया कि मंदिर तो कभी भी बन जाएगा, सत्ता कैसे मिलेगी। फिर वो समझौता तोड़ दिया आरएसएस ने। तो ये सब है। तो इन्हें शुरू से ही कोई मंदिर से कोई लेना देना था ही नहीं, इन्हें सत्ता चाहिए थी, वो इनको मिल गई। अब मंदिर में कुछ भी होता रहे। अब मंदिर को इन्होंने, अब आप देखिए समीर जी सुनिएगा, मंदिर को भी अब जो जरिया बना लिया है वो तो बहुत हैरान करने वाला है कि आपने उसको लूटने का, चलो मंदिर से कमाई हो रही वो अलग बात है, लेकिन आप मंदिर को लूट रहे हैं। दिनेश शर्मा हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम रहे और इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं, मैं भी उनका बयान देख रहा था। वो कह रहे थे कि पर्यटन इसकी दृष्टि से रोजगार का भी केंद्र बन गया है अयोध्या, यानी पर्यटन मुख्य रूप से, यानी आपने धंधे में बदल दिया इसको। आपके लिए आस्था का कोई मतलब ही नहीं है, राम मंदिर का आपके लिए कोई सवाल ही नहीं है, आपके लिए क्या पर्यटन का केंद्र बन गया। पर्यटन के केंद्रों पर क्या होता है समीर जी, क्या हम अयोध्या में भी वही हो रहा है। अभी वो संतोष दुबे का बयान था, बहुत सारे लोगों ने बता रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है मंदिर बनने के बाद, जिस तरीके से अयोध्या को पर्यटन नगरी। और यही नहीं, अयोध्या में स्थानीय लोग अब वहां से बाहर हो गए हैं, वहां बाहरी लोग आकर कब्जा कर लिए। जी बिल्कुल, बाहरी लोगों ने वहां आके कब्जा कर लिया है और पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बाहरी है कौन क्या है। सब ये कहा जा रहा है कि गुजरात के तमाम लोग जो हैं उन्होंने आकर वहां जमीनें वमीनें और होटल वगैरह सब उनका व्यापार वहां सब सेट हो गया है। तो यानी राम मंदिर का उपयोग भी समीर जी गुजरातियों को जो है बिजनेस सेट कराने के लिए हो रहा है क्या? और अगर इसके लिए हो रहा है तो फिर जो हो रहा है वो तो होता रहेगा, फिर होता रहेगा। और ऐसी उसी तरीके से बचाव भी होता रहेगा वहां पर लूट करने वाले, डकैती करने वालों का। लेकिन इसको लेकर अब यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस के भीतर भी जबरदस्त एक संघर्ष चल रहा है और विपक्ष के लोग भी इस मुद्दे को लगातार हवा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल जगह जगह इसको, अयोध्या में जो कुछ हुआ है उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लखनऊ में दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या दीपेंद्र हुड्डा ने, एक बार सुनते हैं उनको। मोहम्मद गजनी ने तो 27 साल में 17 बार देश के मंदिरों को लूटने का कार्य किया, मगर ये कौन लोग थे जिन्होंने भगवान राम के मंदिर में डाला 70 बार 43 दिन में डालने का कार्य किया? ये कौन लोग थे और किन के संरक्षण में ये इतना बड़ा चंदा चोरी का कांड हुआ? क्यों अभी तक सरकार की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं की गई? क्यों केवल लिपापोती की जा रही है? बड़े प्रश्न है। जब सरकार का गठन प्रधानमंत्री जी की देखरेख में हुआ, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो प्रधानमंत्री जी के देखरेख में सारा कार्य हुआ और श्रेय लेने की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई। तो अब जब इतना बड़ा आरोप लगा है तो ऐसी परिस्थिति में इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा? प्रधानमंत्री जी मानते हैं अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा जो आरोपी, उनके इस्तीफे क्यों हुए और उनके इस्तीफे स्वीकार क्यों हुए? अगर कुछ गलत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से डर किस बात का है? आज ये प्रश्न हम सब, हर देशवासी और हर इस विश्व में
बसा वो व्यक्ति जिनके दिलों में भगवान राम के प्रति आस्था है, ये प्रश्न सबके दिलों में। तो यहाँ किस तरीके से वहाँ जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लखनऊ में अब दीपेंद्र हुड्डा हैं, उसके अलावा वहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, वो बता रहे हैं कि सीधे सीधे अब इसकी जिम्मेदारी अमलेंदु जी सीधे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थोपी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर इस मुद्दे को सबसे ज्यादा हवा देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो विपक्ष पर हमलावर हैं, लेकिन उनके हमलावर होने की वजह से ये मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। और समीर जी, अब इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ भी अब दिल्ली और लखनऊ का एंगल आ गया है। जी हाँ। चूंकि आरोप भी लग रहे हैं कि दिल्ली जो है वो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है और योगी आदित्यनाथ जो है इसके जरिए अब दिल्ली पर हमला कराना चाहते हैं, विपक्ष को उकसा रहे हैं इस तरीके से बातें करके, ताकि विपक्ष जो है इसको और ज़्यादा तेजी के साथ उठाए। चूंकि योगी आदित्यनाथ भी मूल आरएसएस का कैडर नहीं है जी। और वो तो अपने दम पर जो है यहाँ कब्जा किए हुए हैं। अगर दमदार नहीं होते तो बीजेपी उनको कब का निपटा चुकी होती। तो ये एक जो है ये भी सामने आ रहा है कि ये भी आपस का संघर्ष भी जो है इनका दोनों का सामने आ रहा है। लेकिन समीर जी, संघर्ष तो बीजेपी और आरएसएस दोनों के अंदर और भी बड़े स्तर पर आ रहा है। तो खुल गया है एकदम, सड़कों पर है, पत्थर चल रहे हैं जी, पत्थर चल रहे हैं आपस में इस तरीके से। दो उपचुनाव इस समय हो रहे हैं समीर जी। एक तो उपचुनाव हो रहा है दतिया में और एक उपचुनाव हो रहा है बिहार के बांकीपुर में, जहां नितिन नवीन ने अपनी सीट खाली की है। और दतिया का उपचुनाव हो रहा है जो कांग्रेस के एक विधायक थे राजेंद्र भारती, उनका वो निरस्त कर दिया गया, उस पर हो रहा है। तो वहाँ नरोत्तम मिश्रा जो हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। 3 बार के विधायक रहे, गृह मंत्री थे, उसी सीट से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। हाँ। मतलब पर्ची वाला सिस्टम नहीं होता, चुनाव जीत जाते तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार सबसे बड़े वही थे। तो लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। अब उनका टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से दतिया में उत्पात मचाया है और खूब तोड़फोड़ की है। कुछ विजुअल से वो हम लोग देख सकते हैं। अभी भी वहाँ भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। तो बीजेपी की लड़ाई जो है समीर जी, ये अब सामने निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो रहा था, यही भूपेंद्र यादव जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं और उस समय भी केंद्रीय मंत्री ही थे, जिनका स्टाफ अभी सब हटा दिया गया है कि कुछ, वो भी एक बड़ा हंगामा चल रहा है पार्टी के भीतर, वो भी हंगामा चल रहा है। तो वो जबलपुर गए थे, वहाँ जबलपुर में उनके पीएसओ के साथ हाथापाई हुई थी और भूपेंद्र यादव भी जो थे बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर निकले थे। कार्यकर्ताओं का गुस्सा उठा। तो जो कहा जाता था कि साहब बड़े अनुशासन वाली पार्टी है और खाकी रंग का कच्छा पहन लेने के बाद बड़े अनुशासित हो जाते हैं, वो सारा अनुशासन जो सड़क पर इस समय दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, अनुशासन भी और चरित्र निर्माण भी, दोनों चीजें ये है। वहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, वहां रास्ते ही बंद कर दिए गए और कल जमकर रात भर वहां काफी हंगामा हुआ है और एक तरीके से हिंसक प्रदर्शन, क्योंकि पुलिस का कहना है कि लोगों ने पत्थर बरसाए और पुलिस के ऊपर वहां पर हमला करने की कोशिश की। उसके बाद फिर पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन छोड़े गए। तो अभी सुनेंगे एसपी जो हैं दतिया के मयूर खंडेलवाल, उनका क्या बयान है। लेकिन ये तस्वीरें हैं कि उसके बाद से पूरा इलाका छावनी बना हुआ है और यहां भी ये बात कही जा रही है अमलेंदु जी की इसमें मुख्यमंत्री और जो दूसरे नेता हैं उनके बीच की जो टकराहट, जो अपने को दावेदार बता रहे थे, एक दावेदार जो विधानसभा अध्यक्ष बना दिए गए केंद्रीय मंत्री से, जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि पूरा उनका जो जमीनों का घोटाला किया गया है उज्जैन में, उन्हीं की वजह से वो घोटाला खुला है। उसके बाद ये और इधर दूसरे दावेदार शिवराज सिंह चौहान तो अभी खैर पर्दे के पीछे से है, लेकिन ये आंतरिक संघर्ष वो अब दिखाई पड़ रहा है कि कैसे सड़कों पर आया हुआ है। सुन लेते हैं दतिया के जो एसपी हैं मयूर खंडेलवाल, वो क्या कह रहे हैं कल की घटना के बारे में। ये लगभग 3000 से ज़्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पर कल पूरे दतिया शहर की जो फ़िज़ा है उसको ख़राब करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की कि बाज़ार को बंद कर दिया जाए कैसे भी। साथ में यहाँ पे चक्का जाम के लिए लगभग शाम को 6 बजे से ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको बार बार कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा समझाइश दी गई है कि यहाँ से चले जाएँ और चक्का ये जो जाम किया है उसको पूरा खोल दिया जाए जिससे यातायात का आवागमन हो सके। इस कारण से कई सारे जो महिलाएँ और बच्चे हैं उन लोगों ने बहुत सफ़र किया। लगभग 15 किलोमीटर से अधिक का जाम लगा है, जिससे सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनको भी बहुत अफेक्ट होना पड़ रहा है। इसकी वजह से इनको बार बार समझाइश दी जा रही थी। इसी क्रम में लगभग 4 बजे समझाइश देने के पश्चात इन्होंने अचानक पुलिस पर पथराव
शुरू किया। पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल ही एक्टिव होकर अश्रु गैस का उपयोग किया और इसके बाद इन्होंने और भी अधिक पथराव किया, जिसमें लगभग हमारे 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। साथ में मुझे, एडिशनल एसपी को, सभी को चोट आई है। इस पर हम लोगों ने अश्रु गैस का और इनको पूरा डोमिनेट करके इनको भगाया है और अभी ये लोग छुप गए हैं और अभी इनको कहा गया है कि या तो अपनी गिरफ्तारी दें या फिर ये शांतिपूर्वक चले जाएं, पर किसी भी कीमत पर चक्का जाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रशासन का स्पष्ट संदेश। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, कुछ लोगों को पकड़ा भी है। कितने लोग लगभग पकड़ लिए हैं? कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी उन पे भी कार्रवाई की जाएगी, उन पे जो अग्रिम गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है सर लोग परेशान भी हो रहे हैं, जाम भी लगा हुआ है, तमाम गाड़ियाँ फंसी हुई है, एम्बुलेंस रात भर से। नहीं, अब जाम खुल चुका है और अभी धीरे धीरे करके समय लगेगा। इसको लगभग 10 घंटे से अधिक का ये जाम था, ये जल्दी खुल जाएगा। इसको पुलिस सुनिश्चित करेगी और यहाँ पूरी पुलिस का बल प्रेजेंट है और पूरे दतिया जिले में जगह जगह पे कई सारी कंपनियाँ और पूरा जिले का बल प्रेजेंट है, किसी भी सूरत में शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाएगा। विधानसभा उपचुनाव सत्य आचार संहिता भी लगी है, तो ये वहां पर क्या हालात है और किस तरीके से पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया गया। बता रहे हैं एसपी तक घायल हैं, जो मयूर खंडेलवाल ये बयान दे रहे हैं। इसके अलावा वहां जो एक दबाव की राजनीति बनाई गई है, तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कैसे काट दिया गया। अब पूरा हंगामा अभी मचा हुआ है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को वहां तैनात किया गया है और एक के बाद वहां एक घोटाले भी सामने आ रहे हैं। यानी पार्टी के भीतर यहां तक कि मोहन यादव की कैबिनेट के भीतर भी जो पूरा का पूरा जो बवाल है अमलेंदु जी, वो मचा हुआ है। एक दूसरे की पोल खोलने में लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल समीर जी, एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं और ज़बरदस्त तरीके से जो है वहाँ चल रहा है आपस में संघर्ष और एक दूसरे का ही जो है वो सब चल रहा है। मतलब पोल खोल जो है वो चल रहा है, आपस में अभियान चल रहा है। तो जो ज़बरदस्त तरीके से समीर जी अगर एक तरीके से देखा जाए तो जूतम पैजार शब्द मेरे ख्याल से इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यहाँ तो चल रहे हैं पत्थर चल रहे हैं, जूते तो बहुत छोटी चीज़ होती है, यहाँ तो पत्थर चल रहे हैं। एसएसपी अगर घायल है, एडिशनल एसपी घायल है, 6 पुलिसकर्मी घायल हैं, 3000 से ज़्यादा लोगों जो है वो छुप गए हैं, उनको लुकआउट किया जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां दतिया के अंदर पैदा हो गई हैं। तो ये बीजेपी का अंदरूनी संघर्ष जो है समीर जी, ये अब सड़क पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, ये सड़क पर दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस के नेता हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 2 बार दिग्विजय सिंह, उन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर और जिस तरह से वहां इस्तीफों की झड़ी लग गई है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर एक ट्वीट किया है। बहुत छोटा सा ट्वीट है लेकिन बड़ा मारक ट्वीट है। वो लिख रहे हैं कि वाह पंडित नरोत्तम मिश्रा जी, आपने तो गजब ही कर दिया। आपने अपने आंदोलनात्मक विरोध में कांग्रेस और मध्य प्रदेश बीजेपी को भी मात दे दी। बधाई, लगे रहो, जय सिया राम। हाँ बिल्कुल 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 जय सिया राम कहा है उन्होंने, कहा है कि लगे रहो। यानी पंडित जी ने जो है समीर जी वो कह रहे हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ जो है वो सामने लाकर आपने रख दिया है और ये आपने बड़ा उत्तम काम किया है। ये जो है उनका एक तरीके से समीर जी कहना है, मतलब खींच रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस दोनों को नरोत्तम मिश्रा के बहाने। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जो दतिया में बवाल मचाया है उसको देखते हुए समीर जी, नरोत्तम मिश्रा की भी एक छोटी सी बाइट आ गई है, वो क्या कह रहे हैं उनको भी हम लोग सुनेंगे। हालांकि नरोत्तम मिश्रा जो है वो अपनी सफाई ही दे रहे हैं उसमें एक तरह से देखा जाए, और वो कहेंगे कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन आपका टिकट कटा है और वहां समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, तो जिसका मिला है उसके समर्थक थोड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल 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 ऐसी बात है, ये आपकी समर्थक है। मोहन यादव ने थोड़ी भेजा, मोहन यादव ने नहीं कहा है और वो कह रहे हैं कि वो पार्टी का फैसला है। मैं सबसे अपील करता हूं पार्टी कार्यकर्ताओं से, खासकर सोशल मीडिया पर पेट्रोल या केरोसिन डालते हुए वीडियो देखने के बाद की भी ऐसी हरकतें ना करें। यानी आप स्वीकार कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता ही ये कर रहे हैं, बीजेपी के ही कार्यकर्ता, आपके कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो किस तरीके की गुटबाजियां बढ़ती चली जा रही है। कहाँ तो एक नेता, एक राष्ट्र, एक और एक प्रधानमंत्री, एक इलेक्शन, एक चुनाव। तो वहां जो है एक चुनाव, एक नेता, एक राष्ट्र में अब मोदी जी नेता नहीं रहे क्या? नरोत्तम मिश्रा बड़े नेता हो गए जो उनके समर्थक इस तरीके से कर रहे हैं। सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। जो कुछ वहां पर एक हिंसक प्रदर्शन हुआ है उनके समर्थकों की ओर से, बीजेपी के लोगों ने किया है, उसके बारे में। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने,
ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। तो इस एक तरीके से कहा जाए तो जो कुछ नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने किया है वो उसकी निंदा कर रहे हैं। अब ये भी कल्चर बीजेपी में है, कहीं अब नरोत्तम मिश्रा को अगर कोई और ऑफर दे दिया जाए तो वो उन लोगों को फ्रिंज एलिमेंट भी बताने लगेंगे। कोई इसमें बहुत हैरानी की बात नहीं है, लेकिन ये हंगामा जबरदस्त तरीके से मचा हुआ है। और वहीं नहीं मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है बिहार में भी और हंगामा मचा हुआ है केंद्र में भी। किस तरीके से भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बहुत ही चहेते हैं, उनके सारे के सारा जो उनका निजी स्टाफ होता है वहां पर मंत्रालय में, उसको हटा दिया गया है। उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का ये मामला तो बिल्कुल सड़क पर उतर कर आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, मध्य प्रदेश का मामला ये एकदम जो है समीर जी, हाँ सड़क पर आ गया है। और ये सड़क पर मामला जो सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है समीर जी, अब इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो बीजेपी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। प्रमोद तिवारी हैं, कांग्रेस के राज्यसभा में उपनेता हैं, और वो जो है क्या कह रहे हैं इसको लेकर आप प्रमोद भाई को सुन सकते हैं। और ये शायद कोई कार्यकर्ता हैं जो कुछ कह रहे हैं। हाँ, इनकी भी बात अगर सुन लेते हैं। ये वही कार्यकर्ता हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर दतिया में, मध्य प्रदेश के दतिया में। आइए फिर। तो खैर अब ये क्या कह रहे हैं, इनकी आवाज़ समझ में अभी नहीं आ रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भी बात हम आपको सुनवाएंगे अगर उनकी आवाज़ें। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से ये हुआ है, अब तो वो प्रदर्शनकारी अब छिपे हुए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति जो बनी हुई है दतिया में, उससे लग रहा है कि बवाल थमा नहीं है और ये अभी होता रहेगा। बहरहाल इसको लेकर क्या कहा है प्रमोद तिवारी ने, कांग्रेस के सांसद हैं, उनको भी सुनते हैं। मध्य प्रदेश में सर दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं, हाईवे पे टिकट कटने से नाराजगी है। बलराज मधोक के जमाने से कहानी शुरू हुई। भाजपा में कोई इतना शक्तिशाली न हो जाए कि नेतृत्व के लिए चुनौती बन जाए। नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया। ये बाई इलेक्शन जो हो रहा है, ये नरोत्तम मिश्रा जी की पैरवी के कारण, गलत पैरवी के कारण, गलत ढंग से कांग्रेस का हमारी सदस्य की सदस्यता ली गई और इसलिए हटा दिया, कहीं नरोत्तम मिश्रा खतरा न बन जाए। ये जो छुटवैया नेता मुख्यमंत्री और सब बन जाते हैं, और वैसे भी कोई ब्राह्मण भाजपा में मजबूत न होने पाए, ये तो भाजपा की परंपरा है। और जो आरोप लगते रहे पहले, कैसे आरोप? नरोत्तम मिश्रा को लेकर जो आरोप लगते रहे पहले, और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई, तो गृह मंत्री क्यों बना रखा था आपने? अगर आरोप थे तो गृह मंत्री क्यों बना रखा? यही मेरा सवाल है। तो अगर उनके ऊपर आरोप थे तो फिर उनको गृह मंत्री, लेकिन ये बात जो बड़ी, गृह मंत्री और यही नहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, जो कह रहे हैं अमलेंदु जी प्रमोद तिवारी, बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा नेता न बन पाए। तो अब शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे उधर वसुंधरा राजे हो, इन सबको मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने के पीछे क्या कारण था, यही बताया जाता है। बिल्कुल समीर जी, कारण यही बताया जाता है कि कोई भी जो है बड़े सरकार के लिए जो है वो खतरा ना बन जाए किसी भी तरीके से। तो सारी जो लीडरशिप है, जो पुरानी लीडरशिप है, जो संघर्षों से निकल कर आई है, जो जैसा भी आंदोलन बीजेपी कर सकती है उन आंदोलनों से निकल कर आई है, विचारधारा से निकल कर आई है, उन सबको मिट्टी में मिला दो और नए ठेकेदार किस्म के नेता जो वो सब पैदा कर दो, पर्ची वाले, ताकि इनकी कोई हैसियत ही ना रहे कि बड़े सरकार के लिए कभी कोई खतरा बन पाए। लेकिन जो सबसे बड़े सरकार हैं, जिनकी बेलगामी में बैठक चल रही समीर जी, अगर वो सबसे बड़े सरकार अपनी पर आ जाएंगे तो बड़े सरकार को भी मिट्टी में मिला देंगे। इनसे पहले एक बड़े सरकार हुआ करते थे, लौह पुरुष जो अपने को कहते थे, पीएम इन वेटिंग, उनको मिट्टी में मिला दिया था सबसे बड़े वाले सरकार ने। उन्हीं के चेले को उठा दिया, उनसे ही पिटवा दिया, मतलब घर पे प्रदर्शन भी करवा दिया, बेइज्जती भी करवा दी। और अब जो है 92-94 साल की अवस्था में हाथ मलते हुए बैठे रहते हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हो जैसे जानते नहीं। तो यही वो करता है तो इनको भी ठीक कर देगा। तो ये जो उन्होंने कोविड के समय घंटी भी बजाई थी। हाँ, कोविड के समय घंटी भी बजाई थी, लेकिन ये भी कहा था संसद के अंदर ही
कि वो लोग इमरजेंसी थी लेकिन अब तो अघोषित इमरजेंसी है, ये भी उन्होंने कहा था। तो ये समीर जी जिस तरीके से सब चल रहा है, तो ये आरएसएस बीजेपी के अंदर जो संघर्ष चल रहा है उसका एक तरीके से नतीजा ये सामने आता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन समीर जी मध्य प्रदेश से ये एक और खबर है, वो भी हम लोग लेंगे। उसमें कुछ कार्यकर्ताओं के भी बयान जिन्होंने जो इस प्रदर्शन में शामिल थे और उनको बहुत सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। कार्यकर्ताओं को सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्यों वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दतिया के भारतीय जनता कार्यालय पर बम फेंकवा रही है, गोले फेंकवा रही है, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, गुम्मे फेंक रही है, गाड़ियां टूट गई हमारी, कुछ कार्यकर्ता हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हो चुके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यही करा रहा है? क्या हुआ? आप थे क्या? मैं था जिला कार्यालय पर। पुलिस प्रशासन ने बर्बरता की है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय में पुलिस ने कैद कर दिया। लेकिन हमारी मांगे जायज है, जब तक नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं होगा हम लोग इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पुलिस ने बम फोड़े हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। पुलिस प्रशासन, एसपी, दतिया कलेक्टर, सारे लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की है। लेकिन हमें विश्वास है अंतिम समय में नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट होगा, नहीं तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हम लोगों ने इस्तीफे दे दिए, नगर पालिका अध्यक्ष ने, जनपद अध्यक्ष ने, जिला पंचायत ने, पूरी समस्त भाजपा ने सारे बूथ एजेंटों ने इस्तीफे दे दिए। हम लोग भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का बहिष्कार करते हैं। और जो भी प्रत्याशी होगा उसको भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एक एजेंट नहीं मिलेगा, दतिया विधानसभा में एक एजेंट नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये प्रदेश अध्यक्ष मोहन यादव जी ने ये कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। मैं सभी से, मैं प्रदेश नेतृत्व से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सरकार में अब घटनाक्रम सब आपके सामने है। गला रौंद हो गया, कार्यकर्ता सारे लोग एकत्रित थे, पुलिस वालों ने कार्यालय पे भी भद्रता की। आप देखिए कार्यालय पे भी बम फटके, पत्थर फटके, अंदर देखो आप पूरे कार्यालय के अंदर। एक पुलिस प्रशासन की बहुत गलत तरीके की अभद्र कार्रवाई है। कितने लाठीचार्ज? 50 लोग से ज्यादा घायल है, 50 कार्यकर्ता, कई कार्यकर्ता घायल, पत्थरों से, कोई डंडों से। लेकिन ये पुलिस प्रशासन का गलत रवैया है, आग लग गई, गलत रवैया है। गाड़ियां, खड़ी गाड़ियों में डंडे मारे गए, खड़ी गाड़ियां टूट गई। पहले महिलाएं आगे थी, उन्होंने पानी बरसाया और डंडे बरसाना चालू कर दिए और गोला फेंकना चालू कर दिए। तो हमने गोलों को उठाकर उनके पास वापस भेजा कि हम अपनी महिलाओं को सुरक्षित कर सकें। इसके बाद हमने गोला वापस दिया तो उन्होंने लठ बरसाना चालू किया, एकदम चारों तरफ से फोर्स आई। फिर हमें बहुत मारा। मारने के बाद हमें उन्होंने कार्यालय में बंद कर दिया और कार्यालय में पत्थर फेंकना चालू किया। चारों तरफ से महिलाओं को मारा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ जाति की गई और सारे कार्यकर्ताओं को जो गाली गलौज की गई, मां बहन की गालियां दी गई प्रशासन के द्वारा और बड़ी अभद्र तरीके से। ये वाला पूरा कृत्य कोई भी प्रशासन नहीं कर रहा था। एसपी साहब खुद आए और मां बहन की गालियां देते हुए भूरे चौधरी को यूं पकड़ा, यूं फेंका और हम पर लाठियां चालू कर दी। एसपी साहब ने स्वयं आकर ये कृत्य किया। शांति भी ये सब मोहन यादव और के इशारे पे काम चल रहा है। ऐसे कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, ऐसे चुनाव लड़ेंगे या भाजपा के प्रत्याशी जी ऐसे प्रत्याशी को उतारेंगे जो प्रत्याशी से आज तक हम रूबरू नहीं हुए। मैं मंडल अध्यक्ष पवन बारिया हूं, मैं उन प्रत्याशी को आज तक जानता नहीं हूं। कभी वो शादी में नहीं आए, कभी वो कार्यक्रमों में नहीं आए, सीधा प्रत्याशी ठोक दिया। हमने इसका विरोध किया कि ये प्रत्याशी हमें पता नहीं है कौन है। इसके बाद हम शांति रूप से धरना दे रहे थे, 4 बजे तक धरना चला। 5 बजे ने प्लानिंग से हम सबको पीटा, सुबह 5 बजे। और हम राम राम सबरी महिलाओं के साथ राम राम का भजन कर रहे थे। भजन करते में हमें पीटा गया। तो ये वहाँ के कार्यकर्ता हैं और अभी एसपी वहाँ के जो थे मयूर खंडेलवाल, वो ज़रूर विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, कह रहे थे कि हमारे ऊपर भी हमला हुआ है, चोट लगी है। लेकिन अब कह रहे हैं ये लोग कि वहाँ पे जम के पीटा गया है अमलेंदु जी और बंद भी कर दिया गया, गोले पर। वो चेहरे भी दिखा रहे हैं, लोगों के चेहरों पे पिटे हुए हैं, मतलब पिटा हुआ चेहरा अलग सी नजर आता है। लेकिन समीर जी ये भी 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि बीजेपी के शासन में पुलिस बीजेपी के दफ्तर पर हमला कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीट रही है। ये भी 70 साल में पहली बार। मोदी जी इसके लिए बताइए
लड़ाई के पात्र हैं, जगह जगह इसी तरीके से कराएं। लेकिन एक संदेश यहाँ से जा रहा है समझिए कि मोदी जी की पर्चियां अब बीजेपी का ही कार्यकर्ता नहीं मान रहा है। अच्छा, ये पर्ची वाला ही कह रहे हैं कार्यकर्ता के, हम लोग तो जानते ही नहीं किसको भेज रहा है। वो मंडल अध्यक्ष मैंने आज तक देखा नहीं, उसे कौन है वो कहाँ का नहीं है। तो आप कार्यकर्ताओं से बिना पूछे हुए ऊपर से उतार देंगे पैराशूट से। अब वहाँ क्या लेन देन हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके लिए भी बीजेपी के कार्यकर्ता अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो हम लोग दिखा नहीं सकते समझिए। बिल्कुल, और यही नहीं, वहां पर जो व्यापार मंडल है दतिया का, उसने आज बंद वहां पर उसका आह्वान किया है। क्या उस बंद की तस्वीरें भी हम लोग देखते हैं और क्या कह रहे हैं वहां के व्यापार मंडल के लोग। इस जो पूरा ये प्रदर्शन चल रहा है, टिकट काटा गया नरोत्तम मिश्रा का और जिनको टिकट दिया गया है, सुन लेते हैं वहां के कुछ व्यापारियों की बात भी। व्यापारियों को सबसे बड़ी सुरक्षा थी नरोत्तम मिश्रा के रहते हुए। यहाँ 15 साल में किसी व्यापारी के साथ कोई घटना नहीं। उसके पहले हफ्ता वसूली, रंगबाजी और गुंडागिरी चलती थी। जब से माननीय नरोत्तम मिश्रा यहाँ आए हैं, व्यापारियों को इतना सुकून मिला, चाहे रात को 10 बजे आए, चाहे उनकी ओर से 12 बजे आए, लेकिन वो सुरक्षित रहती है। इसीलिए नरोत्तम से प्यार है दतिया जनता को। आज दतिया के लिए काला दिवस है। ये मानिए कि दतिया के लिए ग्रहण लग गया है। जी बाजार बंद तो छोड़ो, हर आदमी के घर में इस टाइम मायूसी छाई हुई है। हर औरत, हर आदमी परेशान है अपनी सुरक्षा को लेके। अगर जययाल रहा तो शायद भाजपा का हाल जो होगा वो तो हाईकमान जानेगा, लेकिन गलत टिकट हुआ है। अगर फीडबैक की बात जहाँ तक हो रही है तो मैं पूछना चाहता हूँ हाईकमान से कि 300 या 400 जो भी लोगों ने वो कराया फीडबैक, तो कौन लोग थे? जो कांग्रेसी थे? अगर थे तो आके कराया आज फीडबैक और देखे बाजार में आके, दतिया में आके आज क्या स्थिति है। आज हर बच्चा, हर आदमी, हर नागरिक, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई, सबकी सुरक्षा देने वाला नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया है। ये बहुत जास्ती है। ये दतियाई जनता कोई भी जात इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके पीछे कौन हो सकता है? आपका गलत क्या है? हमारे अनुसार तो दादा के जो विरोधी ऊपर है, जो दतिया में विरोधी है और जिन्होंने दादा के उनकी दुकानें बंद की हैं, असामाजिक तत्व थे, उनकी दुकानें बंद हुई हैं, वो सब मिल के इस तरह की हिदायत कर रहे हैं। ऐसा कोई फीडबैक नहीं है दतिया में। कोई भी नेता, कोई भी आदमी आ जाए, आज करा ले, कल करा ले, उनको पता चल जाएगा कि हाँ किसको टिकट देना चाहिए था। वो तो थोपा हुआ टिकट है। नरोत्तम के सिवा कोई बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ बंद का आह्वान किया है, कब तक बंद रहेगा, क्या मामला है? ये जो है टिकट का फैसला हुआ है, ये दतिया की जनता के ऊपर थोपा गया प्रत्याशी है। ये जनता कोई पसंद भी नहीं करती है और जनता के लिए तो लाडला नेता नरोत्तम मिश्रा है। उसने इतना काम किया है और आज से नहीं, वो विगत 18 वर्षों से जनता की सेवा में है और सारे लोग ये समझ रहे थे कि उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाएगा। इस पर विचार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अब बाजार बंद करने का फैसला तो व्यापारियों का खुद का फैसला है। हम तो राजनीतिक दल के सदस्य हैं। बाजार बंद है, किस वजह से ये बाजार बंद है? अभी ये टिकट ये पूरा वहाँ पर दतिया में आज वहाँ व्यापार मंडल ने पूरा बाजार बंद कर रखा है और आप सुन ही रहे थे क्या कह रहे हैं, किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में वहाँ लोग हैं। और कल की वो तस्वीर देखेंगे जिस तरीके से पूरा सड़क जाम कर दिया गया था, बड़ी संख्या में महिलाएं थी और ये आरोप ये लग रहे हैं कि पुलिस वालों ने पत्थरबाजी की, लाठीचार्ज किया, उसके बाद ये बवाल बढ़ा क्योंकि फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता ये वहाँ पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने भी पथराव किया। एक बार ये भी लग रहे हैं कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना जिन्होंने कटवाया है, उन सबके इशारे पे ही पुलिस ने कार्रवाई की है। जी हाँ। ये भी आरोप जो कह रहे हैं वो सारे साहब कह रहे हैं और सीधे सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये है, ये देखते हैं एक बार ये प्रदर्शन, इसको एक बार फुल स्क्रीन में, क्या वहां पर किस तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर दादा लेंगे तो भाजपा भी लेंगे। खुला समर्थन, खुला सपोर्ट भाजपा को
तो ये वहाँ के प्रदर्शन की और इसके बाद ही ज़बरदस्त वहाँ हिंसा हुई और दोनों तरफ से पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। जो बात कही जा रही है, अब एसपी कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाए और प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि पुलिस वाले चलाए। हाँ, अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है अब ये तो जांच से ही पता चलेगा। न्यायिक जांच होनी चाहिए इसकी। हाई कोर्ट का जज जो है वो जांच करेगी पत्थर जो है किसने चलाए, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने चलाया कि पुलिस ने चलाया, चूंकि अब इसमें पुलिस इन्वॉल्व है और आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो समीर जी जो मतलब मध्य प्रदेश में जंगल राज जो आ गया है, इसका मतलब वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता ही कह रहा है, इसको कोई दूसरा नहीं कह रहा, विपक्षी नहीं कह रहा। और दिग्विजय सिंह तो साफ कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी आप बधाई के पात्र हैं, आपने बीजेपी का चाल चरित्र, चेहरा, अनुशासन सब सामने खोलकर रख दिया है। तो ये है समीर जी। लेकिन ये मसला समीर जी केवल जो है ये मध्य प्रदेश का दतिया का नहीं है। बिहार में जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छोड़े हैं नितिन नवीन साहब बांकीपुर से, वहां से भी खबरें आ रही हैं। यानी बीजेपी जिस कैंडिडेट को घोषित करती है कि ये चुनाव लड़ेंगे, अभिषेक बंटी साहब जो हैं, वो अभिषेक बंटी साहब अपना नॉमिनेशन करते हैं। नॉमिनेशन करने के बाद बहुत जोर शोर से जो है उनका नॉमिनेशन किया जाता है, तमाम बड़े नेता वहां पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ता है कि प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता जो हैं आरजेडी की, वो वहां से प्रत्याशी हैं, तुरंत जो है 24 घंटे के अंदर ही वो बदल दिया जाता है उनका टिकट अभिषेक बंटी साहब का, और वो खुद जो है पारिवारिक बताकर जो है अपना टिकट वापस ले लेते हैं और वहाँ से नीरज कुमार सिन्हा जी उनको नया उम्मीदवार बना दिया जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि जो खबरें आई बीजेपी को, वो ये आई कि भीतरघात हो जाएगा और ये प्रत्याशी कमजोर पड़ेगा और खराब संदेश ये जाएगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस सीट को छोड़ रहा है वो सीट भी बीजेपी हार गई, जबकि ज्ञानेश कुमार जी की मदद से जबरदस्त तरीके से छप्पर फाड़ के बहुमत जो था वो लेकर गठबंधन आया था। तो इसको देखते हुए अब वहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। हालांकि ज्ञानेश कुमार जी का भी सहयोग रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिसको भी इस पर संदेह हो वो अपना संदेह दूर कर ले कि ज्ञानेश कुमार जी का सहयोग नहीं रहेगा, उनका सहयोग रहेगा, जो भी सहयोग हो सकता है। तो लेकिन जो अब चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा समीर जी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इधर खबर ये भी आई कि राजनीतिक हलकों में जो ये भी चर्चा है कि अभिषेक कुमार सिन्हा जो मतलब बंटी साहब जो थे, अभिषेक बंटी, उनके कोई नज़दीकी जो हैं वो चारा घोटाले में दोषी पाए जा चुके हैं। तो अब पार्टी को डर ये भी आया कि अब लालू प्रसाद यादव पे हमला करेंगे तो आएगा कि ये तो आपका कैंडिडेट जो है उसका रिश्तेदार भी इसमें फंसा हुआ है, तो कैसे है। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ आई। तो अब जो हमारा डैमेज कंट्रोल करते हुए नीरज कुमार सिन्हा जो हैं उनका घोषणा की गई है, और वो नरेंद्र भारती मंडल के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। 30 जुलाई को वहाँ मतदान होगा। लेकिन ये संघर्ष जो है, जूतम पैजार जो बीजेपी के अंदर है, वो अब राजीव जी दिखाई पड़ने लगी। पर्चियां मोदी जी की किस तरीके से बीजेपी का कार्यकर्ता फाड़ रहा है वो सब हम लोग वो सारा सामने आ रहा है कि यानी आप जिसको चाहेंगे उसी को बना देंगे। अब उसके खिलाफ लोग सीधे सीधे अब सामने आ रहे हैं, मुखर होकर उसका विरोध कर रहे हैं। इससे पहले ये स्थितियां बहुत कम दिखाई पड़ रही थी। बहरहाल यहाँ एक के बाद एक मध्य प्रदेश में जो घोटाले, एक नया घोटाला वहां पर सामने आया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया है। क्या है उसको भी हम लोग देखते हैं। और इधर जमीन घोटाले में बुरी तरह फंसे हैं मोहन यादव। अब टिकट कट गया है, जाहिर सी बात है कि अब वापस क्या ही होना है, उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है अमलेंदु जी। लेकिन अगर ये टिकट कटा है तो फिर पूरे मध्य प्रदेश बीजेपी में अभी बड़ा बवाल होगा, और एक के बाद एक अभी नए खुलासे बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, और सब आपस में ही एक दूसरे की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, जैसे अयोध्या में हो रहा है, जैसा मध्य प्रदेश में हो रहा है। अच्छा, दो बड़ी मजे की बात समीर जी ये है कि दोनों नगरी जो है वो धार्मिक नगरी है। दोनों जो है वो बीजेपी के आर्थिक संसाधन वहां से पैदा हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है। अब लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में घोटाला है, लेकिन अब तो एक और घोटाला आ गया समीर जी, और ये एथेनॉल जो चल रहा है मामला, एथेनॉल का एक घोटाला सामने आया है। एथेनॉल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी एक वीडियो जारी किया, वो भी हम लोग देखेंगे। और खड़गे क्या लिख रहे हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। वो लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश आज भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। एक घोटाला खत्म नहीं होता, दूसरा सामने आ जाता है। अब एथेनॉल के नाम पर 1200 करोड़ रुपए का चावल घोटाला सामने आया है। जिस चावल को कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण के लिए इस्तेमाल होना था, उसी चावल को मुनाफे के खेल में घुमाया गया।
5 लाख मीट्रिक टन चावल, राइस मिलरों, एथेनॉल माफिया और बीजेपी सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार के इस खेल का हिस्सा बना दिया गया। बीजेपी और सरकारी तंत्र की मिली भगत से जनता के हक के अनाज पर डाका डाला जा रहा है। और इसके पहले ज़मीनों के मामले में बड़ा घोटाला सामने आया है ही है। उज्जैन में उन्हीं इलाकों में ज़मीनों का विस्तार हुआ जहां सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और हाईवे कॉरिडोर प्रस्तावित थे। इसमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर ही सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं। तो कई तरह के ये घोटाले अब सामने आ रहे हैं। लिख रहे हैं आगे मल्लिकार्जुन खड़गे की व्यापम से शुरू हुई ये लूट, अनगिनत पेपर लीक, भ्रष्टाचार के अनगिनत मामलों के बावजूद आज भी थमी नहीं है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का मॉडल बना दिया है और मोदी जी हर बार की तरह बस मौन साधे बैठे रहते हैं। सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही की धारणा को मोदी शाह ने सत्ता के अहंकार तले रौंद दिया है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ये लिख रहे हैं। वहाँ पर एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं और किसी घोटाले में, किसी भी मामले में न तो कोई जांच हो रही है और ना ही उसमें कुछ किसी को कोई सज़ा हो रही है। बिल्कुल समीर जी, किसी घोटाले में किसी को कोई सज़ा नहीं हुई, बल्कि जो घोटालेबाज हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये है कि फाइलें सबकी रखी हैं, पार्टी छोड़ के गए। अब नरोत्तम मिश्रा अगर करते रहे तो आप देखिएगा 2 दिन बाद कोई न कोई फाइल इनकी खुलती हुई दिखाई पड़ जाएगी। खुलती दिखाई देगी, हो सकता है रासुका, गुंडा एक्ट सब जो है मिश्रा जी पर ही लग जाए। बिल्कुल। इस्तीफे तो दिलवा दिए, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे नहीं जिन्होंने इस्तीफे दिए। तो देखिए कैसे पुलिस पकड़ के कूट रही है। अच्छा, ये तो समझिए साधारण कार्यकर्ता कूटे जा रहे हैं। आपको याद होगा ये उपेंद्र कुशवाहा जो एक हैं केंद्र में मंत्री थे और छोड़कर चले गए थे जब एनडीए, उसके बाद कैसी पुलिस ने कूटा था उनको पटना की सड़कों पर। तो ये भी है। तो यानी आप छोड़ के गए तो फाइल आपकी ऐसी खुलेगी और ऐसी कूटे जाओगे, तो ये समझ लो। अब जब तक साथ में है तो फाइल कभी नहीं खुलेगी। तो कभी नहीं खुलेगी फाइल, बल्कि गायब हो जाएगी। छगन भुजबल की गायब हो गई ना, मिल ही नहीं रही है। ये हिमंता बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, सबकी फाइलें गायब है, मिल ही नहीं रही है। कहाँ चली गई पता ही नहीं। लेकिन जरा सा इधर से उधर होकर दिखाएं, तुरंत देखिए फाइलें कैसे खुलती हैं। अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी बयान जारी किया है। क्या कुछ कहा है उनको भी सुनते हैं। लेकिन ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बीजेपी अब बुरी तरीके से घिरी हुई है। अब इस तीसरी चौथी जो भी रही हो विदेश यात्रा हाल के दिनों की प्रधानमंत्री की, लौट कर आए हैं। वो आने के बाद अब इस तरह से अगर देखेंगे कि घर में ही कैसी कलह मची हुई है, तो अब कोई न कोई बड़ा फैसला जरूर लेंगे प्रधानमंत्री। हाँ, बिल्कुल समझिए, लेना चाहिए प्रधानमंत्री को। बड़ा फैसला बिल्कुल निश्चित तौर पे लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री क्या फैसला लेंगे देखें। फिलहाल तो 2.5 किलो मेडल जो है गले में लटका के आए होंगे प्रधानमंत्री, उसका वजन तुलवाएंगे कितने किलो मेडल है, फिर तुलना करेंगे कि जो लोग कितने लोगों को मिला है। हाँ, कितने लोगों को मिला है कि नहीं मिला है। और जो गालियाँ मिलती हैं रोज, उससे ज़्यादा भारी है कि नहीं है मेडल। वो तो रोज गालियाँ भी गिनते हैं ना कि कितने किलो गालियाँ उनको रोज मिलती हैं, तो वो भी गिनते हैं। तो इसीलिए लगता है कि मेडल लेने के लिए आते हैं ताकि गालियों के ऊपर मेडल भारी रहे। लेकिन समीर जी, एथेनॉल के घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, उनको भी मुझे लगता है हम लोग बिल्कुल सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल को। फिर जनता मंतर से जी हाँ, फिर जंतर मंतर पे आते हैं। वहाँ भी लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो भी लोग देश में E20 पेट्रोल का विरोध करते हैं, उन्हें इनके मंत्री, सरकार के मंत्री गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कभी कहते हैं ये देशद्रोही हैं, कभी कहते हैं एंटी नेशनल हैं, कभी कहते हैं पेट्रोल लॉबी के दलाल हैं, कभी कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हैं। कुछ गालियां दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। ये जितने लोग E20 के बारे में बोल रहे हैं, E20 का विरोध कर रहे हैं, ये सब लोग E20 की वजह से दुखी हैं। ये हमारे देश के लोग हैं, ये देशद्रोही नहीं है, ये देशभक्त हैं। सब लोग जितने लोग हैं, सब 140 करोड़ लोग ये देशभक्त हैं। इनको इस तरह से गालियां देना ठीक नहीं है। मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि इनको इस तरह से गाली नहीं देनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इनकी बातें सुनो। सरकार का फर्ज है कि उनकी जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको सुन के उसको ठीक करें। और दोस्तों, मैं अभी एक पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ, एक सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ। वहां पे लोगों से बात करेंगे कि लोगों का क्या कहना है, लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उनका लोगों ने क्या कहा, कितने दुखी हैं लोग, क्या कह रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं।
तो यहाँ पर एथेनॉल को लेकर ये भी हंगामा मचा और ये भी कहा जा रहा है अमलेंदु जी कि इसके भीतर भी बीजेपी की जो आंतरिक कलह है वो है, और इसमें नितिन गडकरी चूंकि सीधे सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं और अपने बेटों की कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो इथेनॉल पर इतना जोर डाल रहे हैं, ये कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। उधर पेट्रोलियम मंत्री बार बार ये बयान देते हैं कि इससे तो माइलेज भी कम होगा, होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल माइलेज कम होगा। अब तो गडकरी साहब भी कहने लग रहे हैं, जो एथेनॉल के ब्रांड जो एम्बेसडर हैं, कि हाँ गाड़ियों में कुछ हो सकता है, माइलेज की कमी आएगा। तो माइलेज की अगर कमी आ रही है और एथेनॉल आप कह रहे हैं कि सस्ता पड़ रहा है, वो मिला रहे हैं, जब दोनों चीज़ें, तो पेट्रोल के दाम बढ़ क्यों रहे, कम क्यों नहीं हो रहे, जबकि पेट्रोल के दाम ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डाउन हो गए। तो ये समझिए एक बड़ा घपला, मतलब सरकारी तौर पर, संस्थागत तौर पर एक घपला जो है ये सामने आ रहा है। विपक्ष ऐसे ही आरोप लगा रहा है, लेकिन समझिए इन आरोपों के साथ साथ अब जो छात्रों और युवाओं की आवाज़ है वो पूरे देश भर में बुलंद हो रही है। और मोदी जी जिस तरीके से मौन साध गए हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, उसको लेकर अब गंभीर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। सोनम वांगचुक जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, वो आज उनके आमरण अनशन का 14वां दिन है। अब उनको चलने में दिक्कत हो रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। उनका हेल्थ अपडेट आया है, लेकिन इस हेल्थ अपडेट के बीच कल रात में उन्होंने 13 दिन का अपडेट जो है वो अपना जारी किया, और उन्होंने कहा कि मैं ना तो कोई गांधी हूँ ना ही कोई हीरो हूँ, और मुझे दुख होता है जब कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं कि आप आधुनिक गांधी हैं, आप असली हीरो हैं। तो हम लोग सुन सकते हैं कि कल रात में उन्होंने 13 दिन पूरे होने पर क्या अपडेट दिया है। बिल्कुल, सोनम वांगचुक को सुनते हैं। आज 14वां दिन है उनके आमरण अनशन का, और वहाँ पर कोई अभी सरकारी नुमाइंदा उनके पास बातचीत के लिए नहीं पहुँचा है, और सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक। आज मेरे अनशन के 13वें दिन के ख़ात्मे पर मैं कल की तरह ऊर्जा नहीं महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा थका महसूस कर रहा हूँ। खैर होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता था कि आप लोगों ने जो समर्थन दिया है इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं आप लोगों ने, मगर दो तरह के कमेंट्स जो बहुत आते हैं और जो मुझे बहुत चुभती हैं और दुखी करते हैं, वो मैं आपको बताऊं। एक तो है कि यू आर द गांधी ऑफ 21st सेंचुरी, मॉडर्न गांधी। दूसरा, यू आर द रियल हीरो। ये दोनों बातें मुझे बहुत निराश करती हैं, क्योंकि जब आप किसी को एक पेडेस्टल पर चढ़ा के उसे हीरो बनाते हैं, उसे गांधी बनाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप महान हो, हम तो बस आम लोग हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। जबकि मैं सोचता हूँ कि मेरे अकेले के कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा। वैसे भी मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ, ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ। मैं आम नागरिक हूँ जिसने शायद यही फ़र्क हो कि अपने ज़िम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और आगे कदम बढ़ाया उसे निभाने के लिए। यही मैं चाहता हूं आप लोगों से भी। किसी और में हीरो न ढूंढिए, खुद अपने हीरो बनिए, अपने ज़िंदगी के हीरो बनिए और अपनी ज़िम्मेदारियां निभाइए। शायद अभी आपके लिए ये आसान हो कि सोफ़े पर से बैठ के ऐसे कमेंट्स करना, क्योंकि शायद ये आप पर नहीं गुज़रा है जो इन 20 छात्रों पर गुज़रा है जिन्होंने अपनी जान दी। शायद अगर इनमें से कोई आपकी बहन, आपकी बेटी होती तो आप भी निकल के आए होते हमारे साथ, मगर उसकी इंतज़ार न कीजिएगा। खुद हीरो बनिए और आइए जुड़ने के लिए हमारे साथ। और हर दिन नहीं तो कम से कम रविवार, संडे को आप भी जुड़िएगा यहाँ जंतर मंतर पर, और एक दिन का, 13 दिन नहीं, एक दिन का अनशन आप भी रख सकते हैं। यहाँ नहीं आ सकते हैं तो जहाँ भी आप हैं वहाँ रख सकते हैं और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। वैसे ही 20 जुलाई को हमने कहा हम संसद चलेंगे अपने सांसदों को अपनी गुहार लगाने के लिए, तो उसमें तो आप आ सकते हैं 20 जुलाई को। हमारी तरह 24 दिन के भूखे ना आएँ, खा पी कर आएँ। याद रखिएगा, पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी हमें नागरिकता की। अपने हीरोज़ बनिएगा अपने ज़िंदगी के। जय हिंद। तो ये आज 14वां दिन है और वहाँ पर आमरण अनशन का वहाँ किस तरीके से, लेकिन वहाँ ये अपील कर रहे हैं लोगों से, पर ये
जगह जगह अमलेंदु जी जिस वजह से जिस मुद्दे को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक और भी वहां पर कुछ छात्र बैठे हुए हैं, 25 छात्र बैठे हुए हैं, इसको लेकर जगह जगह तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कल दिल्ली के ही मुखर्जी नगर इलाका जो है, प्रतियोगी छात्र जहां बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां भी छात्रों ने प्रदर्शन किए हैं कि जो परीक्षा लीक है, परीक्षाएं वहां पर लीक हो रही हैं या फिर पूरी शिक्षा प्रणाली जिस तरीके से सवालों के घेरे में है, उन सारी चीजों को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग को लेकर। तो एक बार देखते हैं वहां प्रदर्शन की भी कुछ तस्वीरें यहां पर हैं, किस तरीके से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोगों कार्यकर्ता थे और वहां के जो तमाम छात्र थे। इसके अलावा देश भर में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। तो मुखर्जी नगर के प्रदर्शन की तस्वीरें देखते हैं, वहां पर मशाल जुलूस भी निकाला है छात्रों ने और किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। अब शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से लौटे हैं तो इस पर विचार करेंगे, ये उम्मीद लोगों को है, लेकिन अब कितना विचार करते हैं ये बाद में देखा जाएगा। बहरहाल जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं उनको देख लेते हैं। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी इस पेपर लीक के खिलाफ, इस पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर भी बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी बात रख रहे हैं और वो तब तक रुकेंगे नहीं जब तक ये सिस्टम, पूरा सिस्टम ठीक नहीं हो जाता। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला, वो तो हम लेके रहेंगे, पर एक धर्मेंद्र प्रधान आया गया, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ जाएगा, फिर वो पैसा कमाना शुरू हो जाएगा। हमें वैसा सिस्टम चाहिए जिसमें पेपर लीक की कोई गुंजाइश ही नहीं हो। हमें वैसा सिस्टम चाहिए जिसमें अभिषेक को अपनी मेहनत का हक मिले, ना कि इसकी मेहनत पैसों के दम पे कोई और खा जाए। तो यहाँ पर किस तरीके से जगह जगह देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं इसको लेकर, और सरकार घिरी तो है लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है कि पूरे देश में युवा और छात्र आंदोलित हैं। क्यों है, कम से कम एक बार पूछ तो लें कि आखिर क्या आपको दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, पूछ लिया जाए कि आपको क्या दिक्कत है। सरकार कम से कम बात करे। आज अब महीना भर समीर जी हो जाएगा, हो गया, बल्कि तो महीना भर तो हो गया धरने पर बैठे हुए, और ये 2 हफ्ते तो इन्हीं को हो गए, सोनम वांगचुक को आमरण अनशन पर ही हो गए और उससे पहले से चल रहा है। तो ये समीर जी जिस तरीके से हो रहा है ये हम लोग के बगल में चल रहा है, जो हम इसको फुल स्क्रीन में देखेंगे। ये कल शाम मुखर्जी नगर में जो है किया गया है, मशाल जुलूस निकाला है यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने इसी मामले को लेकर, नीट के मामले को लेकर, जो छात्रों की गूंज जिनका कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर। ये हम लोग फुल स्क्रीन भी देख सकते हैं। बिल्कुल, इसको देखते हैं। ये प्रदर्शन कल का मुखर्जी नगर का है, दिल्ली के मुखर्जी नगर क्षेत्र में, और वहाँ किस तरीके से प्रदर्शन किया गया और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की गई। ये लगा जगह जगह प्रदर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन से इस पर ये प्रदर्शन का असर सरकार पर भी होता है या नहीं होता है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल समझ जी, इस प्रदर्शन का सरकार पर असर होता है कि नहीं होता है। और 20 तारीख का जो ऐलान है, इधर तो सोनम वांगचुक ऐलान कर रहे हैं कि संसद मार्च, इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी 20 तारीख को जनता मंतर पर ही इंडिया गठबंधन समेत 52 दलों के नेताओं को बुलाया है जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य की मांग को लेकर। तो वहाँ भी एक बड़ा प्रदर्शन होगा और 52 दलों के नेता वहाँ इकट्ठा होंगे। अब समीर जी, अगर 52 दलों के नेता वहाँ इकट्ठा होते हैं और छात्रों के साथ भी उनका कुछ होता है, या 52 दलों के नेता संसद की तरफ कूच करने लगते हैं, उस समय क्या परिस्थितियाँ पैदा होंगी, तो ये देखा जाएगा। हालांकि अब क्या परिस्थितियाँ होंगी उस ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का काम है अपने तरीके से जैसे निपटेगी, लेकिन ये वहाँ देखने को आ रहा है। इसको लेकर पवन खेड़ा जो कांग्रेस के अब राज्यसभा के सदस्य भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने जो बताया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो आह्वान किया है और बुलाया है 52 दलों को, तो वो किस लिए है इसको। हाँ, सुन लेते हैं कि क्या उस कार्यक्रम क्या है और उसका मकसद क्या है। जी ने एक लेटर लिखी है ऑल पार्टी को, जो स्टेटहुड के लिए एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। वहाँ जो स्टेटहुड था, स्टेटहुड का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने सबसे आह्वान करके बहुत पहले से हमने उठा रखा है। खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को,
CWC की रेजोल्यूशन पास हुई थी, तब हमने आह्वान किया था भाई आप भी आइए इस मूवमेंट में। अच्छा लगा कि अब वो इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। सर मीरभाई फारूक को बुला रहे हैं तो जिन्होंने बुलाया उनसे पूछिए ना। तो खैर अब 20 तारीख को क्या होता है ये देखना होगा। प्रदर्शन ये लगातार चल ही रहे हैं और इधर बीजेपी के भीतर और आरएसएस के भीतर जो संघर्ष चल रहा है उसका क्या नतीजा होगा ये भी देखने वाला होगा। लेकिन दतिया में इस समय स्थिति बहुत ही बताया जा रहा है कि ख़राब है। वहाँ बहुत अशांति अभी भी, और आज सारी दुकानें बंद की गई हैं। वहाँ के व्यापार मंडल ने दुकानों को बंद करने का आह्वान किया है। और जिस तरीके से कल प्रदर्शन हुआ है और पुलिस की तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से, दोनों तरफ से जो पत्थरबाजी हुई, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। और इस तरह के अपनी ही पार्टी के ऊपर अगर ये आरोप लगाना कि उन्हीं की सरकार उनके ऊपर और उन्हीं के दफ्तर में वहाँ पत्थर फेंक रही है, मार रही है, पीट रही है और उसके बाद उनको कमरे में भी बंद कर दे रही है। हाँ, कमरे में भी बंद कर दे रही है और गाड़ियाँ तोड़ रही है पुलिस, खड़ी गाड़ियों को तोड़ रही है। अच्छा, वो तो एक गंभीर आरोप लगा रहा था एक कार्यकर्ता, वो तो कह रहा था कि वो पुलिस ने बम फेंके हैं। अब इस तरह की घटनाएं भी आ रही हैं, समझिए। तो अब क्या इसका होता है नतीजा, इसका असर क्या होता है, अब इन सब पर रहेगी नज़र। आप बने रहिए DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमले